आईसीएस बन जाऊं, जो अधिकारी बनने के सपने देखते हैं, उन अधिकारियों को भाई संजीव जी ने बच्चों की तरह पढ़ाया है, लंबे समय तक उनको ट्रेन किया है। एक भारत की बहुत बड़ी लॉबी है। फिर एक बार जब तालियां बजानी है तो फिर जम के बजनी चाहिए। भारत के प्रशासनिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ी लॉबी है जो भाई संजीव जी की शिष्य परंपरा में है। लेकिन एक चीज सोचने की ये है, जिस सपने को लोग बुनते हैं कि मैं ये अधिकारी बन जाऊं, ऐसा अधिकारी बन जाऊं, उसको सपना बनाने की बजाय ऐसे ऐसे लोगों को तैयार करने की एक लंबी परंपरा में भाई रहे। इससे ज्यादा मैं उनका परिचय नहीं दे पाऊंगा। तो मैं निवेदन करता हूं कि जिन लोगों को उन्होंने छोड़ दिया कि मेरे लिए व्यवस्था नहीं है, वो भाई आपके बीच में है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं निवेदन करता हूं भाई। सब भाइयों को राम राम। अच्छा, हम लोगों का फौरी परिचय तो हो चुका परसों, तो आज का जो सेशन है वो थोड़ा हम रीस्ट्रक्चर करते हैं, रीडिज़ाइन करते हैं। आपके मन में, क्योंकि अब लगभग 2.5 दिन हो गए, तो 2.5 दिन में आपको मोटी मोटी समझ जनता सरकार मोर्चा क्या है, जनता सरकार मोर्चे का हेतु क्या है, लक्ष्य क्या है, हमारे काम करने की पद्धति क्या है और हम क्या करने वाले हैं, इसकी एक मोटी मोटी छवि आपको अभी मिली होगी, राइट। तो देवेंद्र जी ने, सुनील ने, कुलदीप ने और भी मित्रों ने अपने विचार रखे हैं, है ना। तो इस स्तर में अब आप सबके मन में कुछ प्रश्न रहते होंगे, पैसे के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, व्यवस्था के बारे में, है ना। तो जो भी प्रश्न किसी के भी मन में उठते हैं और वो चाहते हैं कि मुझे उसका स्पेसिफिक जवाब चाहिए, तो पहले मैं वो आपके प्रश्न जानना चाहूँगा कि अभी आप कहाँ खड़े हो, फिर हम अपनी बात आगे रखेंगे, ठीक है। तो मैं अपना अपना हाथ खड़ा करिए और अपना प्रश्न रखिए जी। तो जिस भी भाई का प्रश्न है ना, वो सीधा चल के आ जाए, यही आ जाए ताकि आ जाए। आइए भैया, आइए। हाँ जी, आ जाइए। पता नहीं, हाँ। और प्रश्न पूछना है, वक्तव्य नहीं देना, है ना। वक्तव्य देने का टाइम मेरा है। हाँ जी, मेरा सवाल है आपसे दोबारा, मेरा आपसे सवाल है जो नेतृत्व की परिभाषा एक बार दोबारा बताएं। ठीक है, ठीक है। नेतृत्व की परिभाषा दोबारा बनाएं। ओके, मैं पहले सवाल ले लूँगा, फिर इकट्ठे जवाब आएंगे जी। नेक्स्ट। हाँ जी, यहीं से जोर से। शिक्षा के बारे में क्या? जैसे हम हमारे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, किस लेवल पे? ठीक है, तो जनता सरकार मोर्चा शिक्षा के बारे में क्या सोचता है, तो हमारे बच्चे, हमारे गांव के बच्चे, हमारे समाज के बच्चों के लिए हम शिक्षा का जनता सरकार मोर्चा क्या विकल्प देना चाहता है, राइट। ये प्रश्न, वेरी गुड। यस सर, तक सर। रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर, ओके। तो रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है और रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में जनता सरकार मोर्चे को अपना क्या स्टैंड लेना चाहिए। जब हम समाज में काम करने जा रहे हैं तो समाज में लगता हर मुद्दा हमारे सामने आ सकता है, और रिजर्वेशन इतना ज्वलंत मुद्दा है कि जिसके कारण अभी मणिपुर जलाया जा रहा है, जल नहीं रहा, जलाया जा रहा है।
रिजर्वेशन के मुद्दे पे लेके। ओके, तो इन मुद्दों के ऊपर समाज में बार बार विग्रह पैदा होते रहे हैं, किए जाते रहेंगे, तो इसके बारे में भी हमारी एक स्पष्ट समझ होनी चाहिए। जी, मेरे को ईवीएम के बारे में पूछना है कि ईवीएम जरूरी है या नहीं, अगर जरूरी नहीं है तो इसके खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं खुला? ओके, ईवीएम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एटीएम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, डिजिटल करेंसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, है ना, सीबीडी से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग या व्यापार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो सारे के सारे एक ही टेक्नोलॉजी का विस्तार है, राइट। तो इसके बारे में इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और जनता सरकार मोर्चे का उसके बारे में क्या राय होना चाहिए, पहले समझेंगे फिर स्टैंड की बात करेंगे। ओके, और जी, जैसे कि आपने बताया कि 1930 या 30 से पहले भारत की जीडीपी वर्ल्ड इकोनॉमी का 25% 1600 में भारत की जीडीपी वर्ल्ड इकोनॉमी का 24% थी, 1600। तो इसका कोई, मैं तो रिसर्च कर रहा था, इसका कोई ऑथेंटिक या कुछ ऐसा कुछ है, क्योंकि हमने बहुत डिक्लाइन किया और पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 4 साल अभी कह रहे हैं जो दिखाते हैं डाटा कि हमारी जीडीपी में इतनी ग्रोथ है, जो मार्केटिंग हो रही है, तो इसका कोई डाटा है सो दैट कि हम उसको एक पूरा डाटा मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसकी एक पूरी प्रेजेंटेशन है, मैं आपको दे दूंगा। और ये आईएमएफ का ही डाटा है, ये आईएमएफ का ही डाटा है, वो एक व्यक्ति ने नहीं, हज़ारों रिसोर्सेज से इकट्ठा किया हुआ डाटा। उस समय जीडीपी तो कैलकुलेट नहीं की जाती थी, तो ये डाटा किस तरीके से मिला इसका भी बात करें, है ना। जी, आइए बहन, आइए, इधर से आइए। जनता ही सरकार है, कैमरा के, हाँ, अच्छा जी, यहाँ से G20 का नारा चल रहा है, उसके नीचे चल रहा है वन वर्ल्ड वन अर्थ। ये तो पहली लाइन है, उसके पीछे वन गवर्नमेंट है, उसके पीछे वन रिलीजन है, उसके पीछे वन भाषा है, उसके पीछे वन इकोनॉमी है, उसके पीछे वन एजुकेशन है, उसके पीछे वन हेल्थ है, उसके पीछे वन गवर्नमेंट है, और उसके पीछे वन धर्म भी है, और उसके पीछे वन एक भाषा और एक जाति भी है। यानी एक ही सिस्टम, एक ही भाषा, एक ही जाति, एक ही विचार, एक ही टेक्नोलॉजी, एक ही एजुकेशन, एक ही एडमिनिस्ट्रेशन, एक ही गवर्नमेंट, ये उसका छुपा हुआ विस्तार है, राइट। और यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मेन कॉन्सेप्ट है। ओके, आ चुके, नहीं आ चुके, नहीं आ चुके, वो किस रूप से आ चुके, किस किस तरीके से आ चुके, मैं उसकी बात करूंगा जी। और वन करेंसी, वन बैंकिंग। ओके, आइए, आजा। मेरा ये सवाल है कि मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ, लगभग मोदी जी को मैं जब भी वो बड़े मंच से 15 अगस्त से जब भी बोलते हैं, तो वो एक टारगेट बार बार बोलते हैं। 4-5 बार मैं उनको सुन चुका हूँ कि हम जल्द ही 100वीं वर्षगांठ मनाने वाले हैं। अब नवोस तो ऐसा कुछ बोलते हैं, दिमाग से निकल गया। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? जब बड़ा लीडर किसी मुद्दे को लेकर आगे की सोच रहा है, तो कोई ना कोई तो रीज़न होता है सर। नेता दो तरह के नारे मारता है, एक उसने सोचा हुआ होता है, दूसरा उसको दिया गया होता है। और जो आप सुन रहे हो, पहले उसमें फ़र्क करेंगे उन्होंने सोचा है या उनको दिया गया है, इसके बीच में अंतर करना ज़रूरी है। तो मैं बात करेंगे उसके बाद। मेरा प्रश्न ये है, सामने आओ ना भाई, अभी वक्त तुम। हाँ, मेरा प्रश्न ये है, क्योंकि जब आप प्रश्न पूछ रहे हो ना,
तो सारी सभा के प्रश्नों का नेतृत्व भी कर रहे हो, राइट? क्योंकि ये अकेला आपका प्रश्न नहीं है, हो सकता है आपके माध्यम से बहुतों का प्रश्न। मेरा प्रश्न ये है साथियों, जो उन्होंने कंट्रोल स्थापित किया है, उस कंट्रोल को व्यवहारिकता के तौर पे कितने टाइम में हम खत्म कर सकते हैं और उसके लिए हमारी क्या रणनीति है? इन्होंने जो सवाल पूछा उसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं कि भारत के अंदर 30 राज्य हैं। 30 राज्य के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, उन डिस्ट्रिक्टों के अंदर कितने ब्लॉक हैं, उन ब्लॉक के अंदर कितने गांव हैं। हर एक गांव की अपनी अपनी विशेषता है, अपनी अपनी खासियत है। वो भाषा की भी है, वो रंग रूप की भी है, वो वनस्पति की भी है, वो धरातल की भी है, वो खान पान की भी है, वो धर्म की भी है, वो विश्वास की भी है, राइट? तो अनंत विविधताओं से भरा हुआ भारत है और ऐसी विविधता दुनिया के कोने कोने में है। तो ये जिसको हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या न्यू गवर्नमेंट कहते हैं, ये कहते हैं कि विविधता को साफ करके पूरी धरती को एक ही सिस्टम, एक ही धर्म, एक ही राज्य, एक ही करेंसी, एक ही खान पान, एक ही ड्रेस, एक ही मकान, एक ही एजुकेशन, एक ही न्याय व्यवस्था, एक ही एंटरटेनमेंट, एक ही मूवी, एक ही लाइफस्टाइल, एक ही सोच, एक ही दिनचर्या, एक ही पसंद नापसंद। जब ये एक सुन रहे हो, इसमें एकता है या मशीनीकरण है? क्या है? अच्छा, मशीन स्वतंत्रता के लिए डिजाइन की जाती है या नियंत्रण के लिए डिजाइन की जाती है? तो मशीन का मतलब है फ्रीडम या पूरे फ्रीडम का परमानेंट खात्मा, परमानेंट खात्मा, राइट? तो जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, राइट, वो अंग्रेजों ने या इस दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली लोग हैं, उन्होंने इस तरीके से डिजाइन की कि सारी की सारी व्यवस्था बिना कंट्रोल किए उनके कंट्रोल में रहे। वो व्यवस्था कैसे काम करती है, उस व्यवस्था में कैसे पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है, कैसे अर्थतंत्र काम करता है, कैसे न्याय तंत्र काम करता है, और उसके लिए कैसे स्वास्थ्य तंत्र भी, शिक्षा तंत्र भी और सारी की सारी व्यवस्थाएं जैसे मीडिया है मिलके कैसे उस व्यवस्था को पुष्ट करता है, और हम चाहे अनचाहे उसी व्यवस्था का पार्ट बनते हुए उसी व्यवस्था को बनाने में सहायक हो जाते हैं। इसकी हम लंबी बात करेंगे। वेरी गुड। देखिए, होता क्या है कि हम लोगों की ना अलग अलग जो श्रोताओं के साथ बात करने की आदत होती है, पर हम अपनी आदत से अपने तरीके से बोलने लगते हैं। तो मुझे आज बात आपसे करनी है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप किस लेवल पे सोचते हैं, आपके प्रश्न क्या है, ताकि मैं उसी का उत्तर दे सकूं। आइए। सबसे पहले आप सभी सदस्यों को नमस्कार। कल जसमीन भाई बता रहा था इससे कृषि पे किसान कमजोर कैसे है, गरीब कैसे है, तो मैं बैठे बैठे ऑर्गेनिक खेती की बात नहीं कर रही जो आज के टाइम में कर रहे हैं। बैठे हुए मेरे बहुत सारे किसान भाई, बड़े चाचा ताऊ, तो जैसे मैं बैठ बैठ कैलकुलेशन करी थी। हाँ, जैसे सपोज करो अभी हमें प्रश्न पूछना है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, हाँ, क्या सर कह रहे हो? मैंने कहा प्रश्न पूछना है, वक्तव्य देने का समय बाद में नहीं, पर सर ये पूछो, जैसे कोई किसान 1 एकड़ जमीन ले रहा है जी, तो उसका क्या अपना 1 एकड़ जमीन है किसी किसान के पास खेती के लायक, तो अगर उसके परिवार में 5 सदस्य है तो कैसे अपनी जीविका करेगा, कैसे अपनी जीविका साधन होगा? फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन था मिड डे मील के बारे, और जैसे नहीं है ये कहते हैं आंगनबाड़ी में कटोरा उठा दिया, तो जैसे ये कह रहे गलत है, लेकिन मैं इसको कुछ हद तक एग्री नहीं। क्यों? जहाँ मैंने अगर कोई फरीदाबाद नूह से कोई भाई है बहन है, मैंने वहाँ फील्ड में देखा है, मेरा 19 साल का एक्सपीरियंस है फील्ड में, टीचिंग उसमें डिपार्टमेंट में। वहाँ जैसे हर इंसान को जो कहते हैं मिड डे मील, स्कूल में बच्चे आते थे, एक इंसान के 12-12, 13-13 बच्चे थे जी। फील्ड में जाते किसी को ये भी नहीं पता तेरे बच्चे का नाम क्या है। तो उन लोगों के लिए मतलब निहायत ही गरीब और थे, उनके लिए उनका खाना मतलब कपड़े करना वो बहुत मुश्किल था प्रोवाइड। लेकिन जब वो स्कूल में खाने क्या वो गलत है उनके लिए?
सेकंड जो कह रहे आंगनवाड़ी का, आंगनवाड़ी कह रहे आंगनवाड़ी में अभी जो जहाँ मैं हूँ फिलहाल वहाँ के हालात कह रही जो प्रैक्टिकल मैंने देखा है, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं तो घर में निहायत ऐसा ही एरिया है, बेचारे ना कुछ खाने पीने जैसे आंगनवाड़ी में देते हैं उनको नहीं, फिलहाल तो जैसे खीर है, सोयाबीन है, उस इस प्रकार चने हैं या पूड़ियाँ, वही सेम सिचुएशन यहाँ है। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जैसे स्कूल क्यों नहीं आया, बेटा किसी खाना नहीं खा के आए, क्या चला गया, आंगनवाड़ी में चला गया था पूड़ियाँ लेने के लिए, तो क्या ये कैसी गलत है? ये है मेरे जी दोनों क्वेश्चन। बाकी मैंने जो कल बहन जी कह रही है कि आंगनवाड़ी की ज़रूरत है और उसका कुछ लाभ भी है, यही कह रही है ना। तो इसके अलावा इसकी कुछ कमियां भी हैं, तो ऐसा कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें इन कमियों को दूर किया जा सके और उसके जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नुकसान है उससे दूर रखा जा सके, यही सवाल है ना। आइए देखिए, ये आपकी माइक पे आने की प्रैक्टिस की है, क्योंकि सबसे पहले क्या है कि आपको जनता का नेतृत्व करना है, तो जनता का प्रश्न जनता के सामने खड़े होके कैसे पूछना है। आज अपने साथियों के बीच में पूछ रहे हो, कल डीसी के सामने पूछोगे, एसडीएम के सामने पूछोगे, सीएम के पास सामने पूछेंगे। ये लोग क्या करते हैं कि जनता को भेड़ की तरह से करते हैं, कभी उनको माइक नहीं देते, कभी उनको अवसर नहीं देते, राइट। हमारा काम क्या है कि जनता का हर व्यक्ति अपनी आवाज़ को अपने तरीके से बुलंद कर सके, तभी जनता सरकार का, जब तक आपकी अपनी आवाज़ अपना सवाल अपने कॉन्फिडेंस से नहीं पूछोगे तब तक बात बनेगी नहीं। इसलिए मैं जानबूझ के आपको यहाँ बुलाता हूँ। मेरा सवाल ये है कि हम अपने बच्चों को आंगनबाड़ी में जो इंजेक्शन वैक्सीनेशन कराते हैं, इसके बारे में मतलब आप बताइए कि ये सही है या गलत है, और ये चीज़ इसका प्रचार प्रसार का हर जन तक, हर गांव की महिलाओं तक कैसे पहुँचे, क्योंकि वो तो अभी तक इंजेक्शन लगाने में लगे। तो इसके बारे में आपकी क्या राय? सर मेरी राय तो ये है कि नहीं लगना चाहिए, और मैंने मेरे बच्चे को नहीं लगवाया। क्यों नहीं लगवाया? क्यों नहीं लगवाया? क्योंकि वैक्सीनेशन जो वैक्सीन बनती है वो उसी के वायरस से बनती है। मैं खुद एक लैब टेक्नीशियन हूँ, तो मुझे पता है कि अगर हम हर वैक्सीन के वायरस अपनी बॉडी में लेंगे, अगर उसकी बॉडी वीक है, बच्चे की इम्यूनिटी वीक है, तो वो वायरस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, हो सकता है और बच्चे के ऊपर मतलब अटैक कर सकता है। केवल एक कारण है और भी कारण है कोई? कारण तो हो, बताइए। आप थोड़ा बताइए इस बारे में। नहीं बताइए। मैं मेरे बारे में बताती हूँ कि मैंने जो अपने लैब मतलब मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, तो उस एक्सपीरियंस में मैंने जो वायरस के बारे में पढ़ा, उस चीज़ को मैंने समझा, मतलब राजीव दीक्षित की वीडियो देखने के बाद। तो मेरा जब बेबी हुआ तो मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, मैंने उसको कोई वैक्सीनेशन नहीं लगवाए, और मैंने ये चीज़ पाया कि मतलब जो बाकी बच्चे हैं उसकी अपेक्षा मेरा बच्चा बहुत स्वस्थ है, और इनको मतलब एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि मतलब बच्चा आजकल पैदा होता है तो उसको डायरेक्टली मतलब मेडिसिन या अंग्रेजी दवाएं दे दी जाती हैं, लेकिन मैंने मेरे बच्चे को अभी तक जितनी बार भी फीवर आया है उसको मतलब जब तक ये ब्रेस्ट फीडिंग करता था उस टाइम तक तो मैं 10 किलो है वो मैं लेती थी, फिर बच्चे तक जाता था। तो ये प्रोसीजर बहुत अच्छा है। और आज के टाइम पे क्या होता है कि लोग डायरेक्टली बच्चे को अंग्रेजी दवाएं दे देते हैं बचपन से ही, उससे उनके ऑर्गन्स सारे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ये तो बोली पा रही हूँ, वो अभी तो अभी तो सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, अभी तो शुरुआत है। जी जी। और एक चीज और, अभी मेरे लास्ट टाइम मेरे बेबी को जब फीवर हुआ था तो उस टाइम पे सबसे पहले मैंने इसको घर में ट्रीट किया, मुझे फीवर हुआ था तो मैंने गिलोय पिलाया, ये फिर भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद हम होम्योपैथिक दवाई लेकर के आए 2 दिन बाद, तो ये फिर भी नहीं ठीक हुआ, वो थोड़ा सा स्लोली काम करता होम्योपैथिक, फिर भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद हम अंग्रेजी दवाई लेके आए, अंग्रेजी दवाई लेने के बाद मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। फिर हम एक अमृत खाना होता है आयुर्वेदिक दवाई, वो लेकर के आए, तब
आप तो घर के बेदी लंका ढा रहे हो। एलोपैथी में पढ़ाई करके एलोपैथी की ऐसी तैसी करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ, बिल्कुल एग्री करती हूँ। क्यों? बहुत सारे मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लिया है। और मैं मतलब मेरी वाइल्ड प्रेगनेंसी की जो जर्नी थी उस टाइम पे ये जो दवाइयाँ दी जाती हैं कैल्शियम की और आयरन की, मैंने एक भी दवाई नहीं ली है। उस टाइम पे मैंने सिर्फ चुकंदर खाया था और मतलब ब्लड को इंक्रीज करने वाली एचपी जो भी बढ़ा सकते हैं वो सारी चीज़ें ली थी। और वैसे इन फ्यूचर मेरा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि अगर कोई बच्चा होता है तो वैक्सीनेशन नहीं लेनी चाहिए, कैल्शियम आयरन की गोलियां नहीं खानी चाहिए, बच्चों को आयुर्वेदिक तरीके से ट्रीट करना चाहिए। रुको। अब बहन जी ने 2 तरह के मेडिकल सिस्टम की बात कही कि ये जो बीएससी नर्सिंग तो आपको मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ा दी गई है ना। तो ये चुकंदर खा के भी आयरन इंप्रूव होता है, ये आपको किसने बताया? और प्रैक्टिकली मैंने देखी है, मेरे साथ एक और लेडी थी, वो प्रेग्नेंट थी, हम दोनों की सेम मतलब डिलीवरी ऑफ डेट थी, तो वो हमेशा गोलियां लिया करती थी आयरन की और कैल्शियम की। मैं चुकंदर खाया करती थी, लेकिन मैंने कंपैरिजन पाया कि मेरा जहाँ 2 पॉइंट ब्लड बढ़ा उनका 1 पॉइंट बढ़ा 2 महीने में। ये प्रैक्टिकली ये बच्चे सामने है। तो जब प्रैक्टिकली और भी बातें हैं कि इन्होंने जो मेन बात कही वो ये है कि भाई पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि किताबों में गुलाम हो जाओ, अपनी अकल को किताबों में बंद कर दो। पढ़े लिखे होने का मतलब है कि कुदरत में, प्रकृति में, समाज में, परंपरा में, अनुभव में जो चीज़ें चलती हैं वो भी विज्ञान है, राइट। जो किताबों में लिखा हुआ वही विज्ञान नहीं है, क्योंकि उसको तो अभी तक आपने टेस्ट नहीं किया। परंतु जो कुदरत में चल रहा है, जो परंपरा में चल रहा है, जो समाज में चल रहा है, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने, ठीक है, हजारों सालों से टेस्ट किया हुआ, वो भी विज्ञान है। तो दोनों को जांचना, परखना, समझना जरूरी है। ब्लाइंड होकर चलने की जरूरत नहीं है। पढ़ा लिखा होने का मतलब है अपने और दूसरों के अनुभव से सीखना। केवल एक किताबी ज्ञान के पीछे अंधी दौड़ में नहीं फंसना। मीडिया ने कह दिया, डॉक्टर ने कह दिया, बड़े आदमी ने कह दिया, सीएम ने कह दिया या किसी सेलिब्रिटी ने कह दिया, वो विज्ञान नहीं है। आपके अनुभव से जो उतरे और सही बैठे वो विज्ञान है, राइट। थैंक यू। और कुछ? हाँ हाँ। कि जो बच्चा जब पेट में होता है और पैदा होने के बाद ये बेसिक है, हमारा बेस ही अच्छा नहीं होगा तो हम मंजिल नहीं चढ़ा सकते। उसी तरीके से हमें मतलब टीके के ऊपर और दवाइयों के ऊपर जो हमें आज आदी बना दिया गया है कि जैसे थोड़ी सी भी मतलब प्रॉब्लम आई हो, अंग्रेजी दवा बच्चे को देना बढ़ने से शुरू कर देते हैं बचपन से या फिर पेट से। तो गवर्नमेंट ने जो ये चीज़ बना दी है बहुत बेसिक चीज़ है और बहुत बड़ा बेस है, इसको हमें सही करना चाहिए। तो इसके बारे में मैं आपको जनता सरकार मोर्चा के थ्रू ये चाहूँगी कि इस चीज़ को जन जन तक पहुँचाया जाए और इसका नेतृत्व करने के लिए आप सहयोग देने को तैयार हो? ये तो यहाँ से जनता सरकार मोर्चे की यात्रा शुरू होती है, ठीक है। क्योंकि हम में से हर कोई अपने चारों तरफ, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने समाज में, अपने गांव में कोई ना कोई समस्या को देख रहा है, सहन कर रहा है और उसका विकल्प भी वो ढूंढ रहा है। और सबने अपने तरीके से अपने और अपनों के अनुभव से कुछ ना कुछ तथ्य को जाना है। अभी क्या हुआ, अब सारा तथ्य मीडिया से आ रहा है, एजुकेशन से आ रहा है, गवर्नमेंट से आ रहा है या बाजार से आ रहा है, और जो समाज का ज्ञान है, अनुभव का ज्ञान है, उसको इग्नोर करके पीछे कर दिया गया है। तो जनता सरकार मोर्चे का काम और भी है कि जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान है, प्राकृतिक ज्ञान है, संस्कृति का ज्ञान है, उससे निकलने वाले जो सॉल्यूशन है उनके बारे में, समाधान के बारे में भी उसको समझना
और अगर हम पाते हैं कि वो सही है तो उसको धड़ल्ले से बोलना और दूसरों को उसके साथ जोड़ना, ये भी हमारा काम, राइट। चाहे वो स्वास्थ्य में हो, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो न्याय में हो, चाहे वो खेती में हो, चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो करेंसी में हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था में हो, तो सभी जो, क्योंकि हमारा काम क्या है जनता सरकार मोर्चे का, कौन सी व्यवस्था बदलनी है? 1, 2, शिक्षा व्यवस्था बदलनी है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदलनी है, न्याय व्यवस्था बदलनी है, खेती व्यवस्था बदलनी है। कौन सी व्यवस्था बदलनी है? संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन हमारा काम है, राइट। और कोई एक व्यक्ति ये नहीं कर सकता, पर सब मिलके कर सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि प्राकृतिक व्यवस्था को छोड़ के सारी व्यवस्था, क्योंकि प्रकृति ही व्यवस्था है। तो हमें क्योंकि प्रकृति ही, तो प्रकृति की व्यवस्था हमें बनानी है या समझनी है? तो जैसे बहन जी ने कहा कि उसी तरह से शरीर भी प्रकृति का दिया हुआ है, इसमें भी एक व्यवस्था है। बच्चे का पैदा होना, बच्चे का बड़ा होना, बच्चे का आहार, वो भी एक व्यवस्था है जो प्रकृति ने दी हुई है। हमें उस व्यवस्था को समझना है और अपने जीवन में उतारना है और दूसरों के साथ शेयर करना है, यही है ना? दैट्स इट जी। नेक्स्ट आइए। नमस्ते सभी को। सर मेरा प्रश्न ये है कि बहुत से लोगों को पता है कि ये गलत हो रहा है, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं होते। लगूंगा, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत। जैसे मैं मेरे घर की बताऊं तो मेरा घर कच्चा और पक्का दोनों बना हुआ है जी। तो हम जो कच्चा घर है 48 के भी टेम्परेचर में बिना कूलर बिना पंखे के उसमें सो सकते हैं, पर फिर भी पिताजी ने कच्चे घर को तोड़ के पक्का बना दिया और उसमें वो रह ही नहीं पाते। और ऐसी बहुत सी है कि वो भैंस का दूध पीते हैं, उसके बाद उनको बात है, मैंने कहा ये तो बेच दो और गाय रख लो, तो उसको भी बेचने को तैयार नहीं है। तो ऐसे तो घर की है, बाहर भी ऐसे लोगों को पता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और उनको ये भी पता है कि सही क्या, फिर भी मानने को तैयार नहीं, तो इस समस्या से कैसे लड़ेंगे? अच्छा, आप 2 मिनट में आप स्पष्ट करो कि आप क्यों चाहते हो कि भैंस को बेच दो और गाय को दे दो। अगर भैंस को बेच दिया तो भैंस क्या कहाँ जाएगी? अल्टीमेटली भैंस कहाँ पहुंचेगी? ये भी है समस्या। और मुझे ये बताओ, तो आप एक समस्या हल करना चाहते हो और दूसरी समस्या खड़ी करना चाहते हो, तो हमें अल्प समाधान चाहिए, अपना समाधान चाहिए या संपूर्ण समाधान चाहिए? तो जब संपूर्ण समाधान चाहिए तो गाय का ही चाहिए या भैंस का? इधर गाय का समाधान चाहिए या भैंस का भी चाहिए? क्या भैंस पशु नहीं है? क्या भैंस जीव नहीं है? आप भी आ जाओ। रिलैक्स। सही बोल रहे हो, मैं 2015 में बता देता हूँ, 10वीं पास करके मेरे गांव में स्कूल थी, जिसके बाद मैं घर मतलब मेहमानों की तरह जाता हूँ 1 दिन 2 दिन के लिए। हाँ, कभी जाता हूँ, अभी साल भर में 2 दिन। अपने घर मेहमानों की तरह जाने वाले को क्या बोलते हैं? मतलब सर ये मेहमान 2-4 दिन के लिए आते हैं, तो वैसे ही मैं जाता हूँ, मतलब लंबा नहीं रुकता, 1-2 दिन के लिए जाता हूँ। मैंने सवाल पूछा, अपने घर में मेहमान की तरह जाने वाले को क्या कहते हैं? नहीं हो रहा मुझे। अपने घर मेहमान की तरह जाने से घर बसता है या घर उजड़ता है? उजड़ेगा सर। मतलब मैं तो नहीं जिम्मेवारी लेता, पिताजी और घर में जो है वही देखेंगे। अच्छा, और जो बच्चे अपने घर की जिम्मेवारी नहीं लेंगे वो घर बसेंगे या उजड़ेंगे? पर सर पता भी तो होना चाहिए ना जिम्मेवारी लेना कैसे, मैं वही तो सीखने के लिए भटक रहा हूँ। मैं बता दूं सर, मैं भटक रहा हूँ ये सीखने के लिए मुझे करना क्या है। मैं 2000 लॉकडाउन के बाद से मैं जॉब करता था, जॉब छोड़ दिया। कौन सी? मैं LG कंपनी में था, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट था मैं।
मैं टेक्निकल सपोर्ट करता था मैं वहाँ। इसके बाद जॉब छोड़ के लॉकडाउन में फिर मैं घर आ गया, कुछ दिन घर में रहा, फिर इसके बाद मैं यहाँ आ गया, गुरुकुल में रहता था। उस दिन गुरुकुल में रहा, गुरुकुल कालवा जहाँ स्वामी राम में पढ़ते रहे हैं। फिर इसके बाद गुरुकुल से निकल के फिर मैं ऐसे भ्रमण में निकल गया, मतलब कुछ भी नहीं था, फोन भी नहीं था मेरे पास, छोटा सा फोन था, बस ये था कि करना है कुछ और समझ नहीं आ रहा करना क्या है। तो हरियाणा में कई जगह गया, फिर इसके बाद राजस्थान गया, राजस्थान में फिर गुजरात चला गया, कच्छ में जो वहाँ भुज में एक वहाँ है कृष्ण गौशाला है, श्री रामकृष्ण ट्रस्ट का है। फिर वहाँ के बाद फिर उत्तर प्रदेश चला गया, फिर इसके बाद फिर जॉब ज्वाइन कर लिया इंदौर में, एक 4-5 महीने जॉब करा, फिर छोड़ के भाग गया, मैंने कहा मन ही नहीं लग रहा जॉब में। क्या कर लिया? जॉब छोड़ के भाग लिया। भाग लिया। फिर मतलब मन नहीं लग रहा था, फिर इसके बाद फिर मैं हरियाणा आ गया, और फिर इसके बाद मैं बच्चों को। इतनी लंबी यात्रा का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि आज जनता सरकार मोर्चा से जुड़ने के बाद इतना तो समझ में आ रहा है, अब हम समाज को कुछ दे सकते हैं। मैं मेरे माध्यम से, और मैं जब आप कहते हो समाज, तो आप कौन से समाज की बात कर रहे हो? उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मानव समाज की बात कर रहा हूँ मैं। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? खुद से। खुद से मतलब? व्यक्ति निर्माण। मैं इस समाज का। और वो व्यक्ति कहाँ रहता है? व्यक्ति समाज में रहता है। मुझे मालूम है, अच्छा पढ़ाया हुआ है। अपने एक घर से बच्चों को छुड़ाने के लिए ना क्या क्या किस तरीके से पढ़ाया जाता है, उसकी साक्षात मूर्ति है। मैं फिर से पूछता हूँ, व्यक्ति कहाँ रहता है? व्यक्ति तो घर में रहता है। तो व्यक्ति निर्माण में घर निर्माण, परिवार निर्माण, फिर समाज निर्माण, है ना? अगर घर नहीं होगा, परिवार नहीं होगा, और हम समाज निर्माण के लिए ये गलती ये नहीं कर रहे, हम में से बहुतों ने की। पर एक बात, ये गलती अकेले नहीं कर रहे हैं, ये गलती हम में से बहुत ने। कितने लोग घर छोड़ के समाज का जिम्मेवारी लेके समाज के क्रांतिकारी बनने के लिए निकले थे, या इन्होंने कभी ना कभी ये सपना देखा है? हाथ खड़े करो हिम्मत से। कितने लोगों ने अपना घर छोड़ के पूरे समाज का निर्माण करने के लिए, समाज को दिशा देने के लिए, समाज को रेस्क्यू करने के लिए, ठीक है, अपना घर छोड़ा है या छोड़ने का सपना देखा है? ओके। और जनता सरकार मोर्चे में आने के बाद कुछ फर्क लग रहा है? क्या फर्क लग रहा है? हाँ जी, कौन बताए? देखिए, घर भी तो समाज है, घर के बिना समाज तो नहीं है। ओके, क्योंकि समाज की जो स्थिर इकाई है वो परिवार है। जी, बगैर परिवार छोड़े भी कोई प्रयास किया जा सकता समाज सुधार। उसी पे आ रहे एग्जैक्टली वही आ रहे हैं। क्योंकि ये हमारा जो छोटा भाई है ना, ये क्या मान रहा था कि परिवार के नहीं, दिक्कत यहाँ आती है, जैसे पिताजी को कुछ बताओ ना, ऐसा करो, तू कोने में जाकर बैठ जा, ज्ञान मत दियो। इसलिए पिताजी को नहीं समझा पाए, इसलिए समाज को समझाने नहीं पड़े। बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी नहीं है। मेरे गांव में सुविधा नहीं थी, मेरे गांव में सिर्फ 10वीं तक ही स्कूल है। फिर इसके बाद स्कूल नहीं थी, शहर में थी, तो शहर में चला गया था, दुकान में काम करता था, वहाँ से पैसे मिलते थे, और स्कूल में पढ़ाई करता था, मतलब खर्च देने के भी सामर्थ्य नहीं था। फिर इसके बाद इंदौर आ गया, इंदौर में भी अपना पढ़ाई करा, फिर इसके बाद इंदौर से हरियाणा आ गया। यहाँ हरियाणा में गुरुकुलों में रहा। और एक मिनट, इन्होंने एक नाम मुनेश। देखिए, ये क्या है कि जब हम एजुकेशन लेते हैं, पहली हमारी एजुकेशन हमारे परिवार में होती है, फिर हमारी एजुकेशन हमारे गांव में, मोहल्ले में, समाज में होती है, फिर हमारी एजुकेशन दुनिया के बारे में होती है। परंतु आजकल जो नई एजुकेशन है वो किसके माध्यम से आ रही है?
पहले हम किससे सीख रहे हैं? परिवार से सीख रहे हैं, या परिवार के साथ 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 में टीवी और मोबाइल भी आ जाता है, मीडिया आ जाता है, टीवी आ जाता है, मोबाइल आ जाता है, सिनेमा आ जाता है, प्रचार प्रसार के सामने है। तो आज की जनरेशन के बारे में उनकी जो सोच है, उनकी जो समझ है, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो कल्पनाएं हैं, उनकी जो एम्बिशन है, वो कौन निर्धारित कर रहा है? उनका पर्यावरण, उनका समाज, उनका परिवार, या मीडिया, या बाजार। तो आज की 90% पीढ़ी को यही पता नहीं चलता कि कौन सी चीज के बारे में सही है, कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज मेरे लिए अनुकूल है, कौन सी चीज मेरे लिए प्रतिकूल है। मेरी वास्तविक इच्छा, मेरी वास्तविक चाहना, मेरी वास्तविक जरूरत क्या है, ये उसको पता नहीं चलता। शिक्षा का पहला काम ये है कि मैं कौन हूं, मेरी ज़रूरत क्या है, और उन ज़रूरतों को पूरा करने का सही तरीका और सही व्यवस्था क्या है, ये समझना एजुकेशन का पहला काम है, जो आज की शिक्षा नहीं दे पा रही। इसलिए हमारे ऐसे युवा, क्योंकि इसका जो भावना है वो सही है या गलत है, नीची है या ऊंची है, और परिणाम क्या है? भटकन। परिणाम क्या है? भटकन। यानी एजुकेशन प्राप्त करके पूरा जोर लगा के हम भटकते घूम रहे हैं, और ये हमारे गांव के, हमारे परिवारों के बच्चे इस बाजार के द्वारा लूटे जा रहे हैं, मोहित किए जा रहे हैं। वो सारी दुनिया को जीतने का, सारी दुनिया को जानने का, सारी दुनिया को कर लो अपनी मुठिया में, मुट्ठी में करने का सपना लेके जाते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो मिलता कुछ नहीं है। हमारे बीच में 3 मेहमान आज पधारे हैं, मैं थोड़ा सा परिचय कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो भी इस पर्टिकुलर मुद्दे पे वो काम कर रहे हैं, उसमें अपनी बात करें। तो हमारे बीच में भाई पुनीत शर्मा जी हैं, राइट, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। वो इसी विषय पे, इसी तरह के युवाओं के साथ काम कर रहे हैं, उनके अनुभव और उन्होंने जो क्या विकल्प सोचा विशेष रूप से, उसके बारे में वो अपनी बात करें। आइए जरा उनके लिए योगदान डालें। सबको बहुत बहुत नमस्कार। परिचय भी अपना खुद ही दे दीजिए थोड़ा। हाँ। तो मेरा नाम पुनीत शर्मा है, और हाँ अब सही है वर्किंग। तो मेरा नाम पुनीत शर्मा है, मैं लखनऊ, आवाज़ बढ़ा दो। हाँ अब आवाज़ आ रही है, ठीक है। सो मेरा नाम पुनीत शर्मा है और लखनऊ का रहने वाला हूँ, और हाँ अब सही। हाँ, तो मेरा नाम पुनीत शर्मा है, मैं लखनऊ से रहने वाला हूँ, और पिछले 20 वर्षों से शिक्षा, खासकर बड़े लोग जैसे ज़्यादा उम्र के लोग हैं। पुनीत भाई सारे अपने लोग हैं, डरने की जरूरत नहीं है, खुलकर बोलिए। ठीक है ठीक है ठीक है, जोर से, तो नजदीक से। हाँ, शिक्षा पे मेरा ज़्यादा काम रहा है। पिछले 20 वर्षों से अपने से ज़्यादा उम्र के लोग, अपनी उम्र के लोग, अपने से छोटे लोग, हाँ, उनको पढ़ाता रहा हूँ। पिछले 15 सालों से हिमाचल में एक पहाड़ी है, वहाँ पे जंगल में मैंने अपना घर बनाया हुआ है, तो एक झरने के बगल में वहाँ पे निवास करता हूँ। ज़्यादातर मेरा काम उन बच्चों के साथ रहा है जो हायर एजुकेशन में रिसर्च, PhD, MBA वगैरह करना चाहते हैं, और यहाँ आके ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सिर्फ एक वर्ग की समस्या नहीं है। जैसे अभी जो भैया बात कर रहे थे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में करना क्या है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम पैदा होते हैं, परिवार में पैदा होते हैं, तो उसकी परिवार की जो भी पृष्ठभूमि है, उस लिमिटेशन में हम चीज़ें सीखना शुरू करते हैं। तो वहाँ पे माँ बाप, भाई बहन, अड़ोस पड़ोस, वही इन्फ्लुएंस, वही सारी अवधारणाएँ, वही सारी थिंकिंग पहले फेज़ में वही आती है। वहाँ से आदमी अपने चीज़ें निर्धारित करता है। कुछ किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको लगता है कि ठीक है, मुझे वही करना है जो माँ बाप बोल रहे हैं, परिवार बोल रहा है, समाज बोल रहा है। बट बड़े सारे बच्चे, बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ थोड़ा सा दुर्भाग्य घटित हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि जो माँ बाप बोल रहे हैं वो उनके लिए ठीक नहीं बैठ रहा, ठीक है। तो फिर वहाँ से एक कॉन्फ्लिक्ट, एक लड़ाई शुरू हो जाती है। अच्छा, पिछले 20-25 सालों में इंटरनेट का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
कि अब आपका बच्चा सिर्फ आपका बच्चा नहीं रह गया है ना, एक परिवार से सिर्फ जुड़ा नहीं रह गया है, वो पूरी दुनिया की सारी खबर, सारी बातचीत, सारे इन्फ्लुएंसेस, सारे शाहरुख खान, सारे बराक ओबामा, सारा मोदी, वो सब कुछ सुन रहा है। तो बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो उसको बाहरी इन्फ्लुएंसेस, बाहर की बहुत सारी प्रभाव करने वाली चीज़ें उसके जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये दूसरी चीज़ क्रिएट हो गई। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप भी चाहते हैं बाहर निकले और लोगों से मिले। तो तीसरी स्थिति फिर ये पैदा होती है कि समाज भी उस खेल में कूद जाता है। अच्छा, पहले क्या था, पहले हम लोग ज़्यादा भारतीय थे, तो स्थिति ऐसी थी कि ठीक है, परिवार, समाज, ये सब कुछ एक जैसा था। अभी एक बच्चे की अगर आप स्थिति को ध्यान से देखेंगे, वो सुबह अपनी माँ से बात कर रहा होता है, दिन में वो कार्टून देख रहा होता है, शाम को वो अपने दोस्तों के साथ होता है, उसके बाद वो अपने ट्यूशन टीचर के साथ होता है। तो एक बच्चा जो है वो धीरे धीरे कंफ्यूज होता चला जाता है कि करना क्या है। तो मेरे पास भी जो बच्चे पढ़ के आए, बीटेक करके आए थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, वो भी लगातार यही प्रश्न पूछते थे कि सर करें क्या, मम्मी कुछ और कह रही हैं, पिताजी कुछ और कह रहे हैं, टीचर कुछ और कह रहे हैं, मेंटर कुछ और कह रहे हैं, और अमिताभ बच्चन कुछ और कह रहा है। ठीक है, जैसे अभी कोरोना आया ना, तो एक बहुत बड़ी बहस चली कि टीका लगवाया जाए कि टीका ना लगवाया जाए। ठीक है, सारे लोग कंफ्यूज। फिर कोरोना को लेके भी कई सारी चीज़ें थी कि कितनी भयावह चीज़ है, कितना उसको आज तक कोई ये समझ ही नहीं पाया कि कोरोना था क्या, मतलब इस पर स्पष्ट कोई भी अभी तक विचार आया नहीं है। तो ये जो मीडिया है, इसने और ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ाना शुरू कर दिया, और ज़्यादा कन्फ्यूजन अब हमारे अंदर आ गया है। इसी तरह से बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, अभी मेरे पास कुछ ऐसे केस चल रहे हैं, जो बच्चे अमेरिका में रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके माँ बाप उनके बारे में मेरे से बात करते हैं, और मैं कभी अमेरिका गया नहीं हूँ। ठीक है, मज़ेदार बात सुनिएगा, मेरी उनके बच्चों के साथ बातचीत होती थी, मैंने उनको पढ़ाया है। अब कोई अगर समस्या आई है तो उन बच्चों के माँ बाप मेरे को फ़ोन करके कह रहे हैं कि मेरा बच्चा इस बारे में क्या सोचता है। आप गैप समझ रहे हैं? ये पढ़े लिखे लोग हैं जिनको पूरा ज्ञान है, जिनके पास खूब पैसे हैं। आज की तारीख में कितने ऐसे यहाँ पे माँ बाप बैठे हुए हैं जिन्हें पता है कि उनका बच्चा सोचता क्या है। ठीक है, अभी जो भैया आए थे यहाँ पे जो बात कर रहे थे, मुश्किल क्या है कि उनके पेरेंट्स या उनका समाज उनको समझ ही नहीं पा रहा है। तो 90%, 95% समाज, भले ही वो पढ़ा लिखा समाज है, पैसे वाला समाज है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब स्थिति क्या पैदा हो गई है कि माँ बाप अपने बच्चे को नहीं समझ पा रहे हैं और बच्चा अपने माँ बाप को नहीं समझ पा रहा है। आप समझ रहे हैं भारत के साथ क्या हुआ है? एक हमारी अपनी सभ्यता थी, हम अपने गांव में रहते थे, अपने घर में रहते थे, पूरी एक स्थिति थी। उस स्थिति में क्या हुआ, फिर मुग़ल आ गए, कुछ टाइम उन्होंने गुजारा, उसके बाद अंग्रेज़ आ गए, और जब अंग्रेज़ चले गए तो कहते नहीं अंग्रेज़ चले गए लेकिन अपनी औलादें छोड़ गए। अब पूरा भारत जो है वो अंग्रेज़ी बोलना चाहता है। ठीक है, लेकिन खानी तो रोटी है और जीना हमको समाज में है, परिवार में है। बच्चे अब सॉफ्टवेयर की नौकरी कर रहे हैं, मीडिया में रोज़ वो नई से नई चीज़ें देख रहे हैं, नई से नई पॉसिबिलिटीज़ को देख रहे हैं, नई से नई संभावनाओं को देख रहे हैं, नई नई चीज़ों को समझ रहे हैं। इस पूरी स्थिति में चाहे आदमी का खान पान हो, चाहे वो उसका स्वास्थ्य हो, चाहे वो उसका मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो उसकी नौकरी हो, चाहे वो उसके संबंध हों, उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। और स्थिति ये हो गई है, इस लपेट में सारे आ गए हैं। ऐसा नहीं कि गांव वाले आए हैं, इस लपेट में शहर वाले तो गांव वालों से भी ज़्यादा हैं। और ख़तरा ये उत्पन्न हो गया है कि अब ये जो आंधी है, ये गाँव को अब गांव और शहर में ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है। आपके घर में भी वही इंटरनेट कनेक्शन है जो दिल्ली वाले आदमी के हाथ में है। सेम चीज़ें आप खा रहे हो, सेम मीडिया कंज्यूम कर रहे हो, टीवी पे आप वही चीज़ें देख रहे हो। वो सारी समस्याएं जो बाहर आ चुकी हैं अब वो हमारे यहाँ आ रही हैं, और हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे घरों में इस तरह की आंधी आएगी, और ये दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। और मुझे लगता है इस पूरे सभागार में जो भी लोग बैठे हुए हैं, वो शायद सबसे पहले ऐसे लोग हैं जिनको ये पता लग गया है कि ये चीज़ दरवाजे पे आ गई है। ये मत सोचिएगा कि जो लोग नहीं आए हैं यहाँ पे वो बच जाएंगे। ठीक है, ये कोरोना की तरह है,
आप लोग पहले लोग हैं जिनको वायरस के आने का पता लग गया है, आपको पता लग गया है कि ये घटना अब घटने वाली है, आपको अपने घरों में उसके चिन्ह दिखाई पड़ने लगे हैं, खान पान में उसके चिन्ह दिखाई पड़ने लगे हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां आने लगी हैं जो पहले आती ही नहीं थी, ठीक है। इतना ज़्यादा कैंसर पहले कहाँ होता था, ठीक है। अब आ जाइए खाने पे, हमारा खाने का पूरा सिस्टम बदलने लगा है। अब छोटी सी बात है, यहाँ खाना बनेगा, ठीक है, वो तेज़ आंच पे बनेगा, पहले ऐसा नहीं होता था। हम लोग एक दूसरे का ध्यान रखते थे, इंसान के पास समय था, वो एक दूसरे के बारे में सोचता था। जब हम एक हलवाई को बुलाते थे खाना बनाने के लिए, तो वो हमारे परिवार का कोई जानने वाला व्यक्ति होता था, वो आता था, बैठता था, बात करता था, फिर हम लोग जो भोजन बनता था वो किसी के पैसा कमाने के लिए नहीं बनता था। किसान पैसा कमाने के लिए काम नहीं करता था, ठीक है। एक अंदर से एक सेटिस्फेक्शन था। टीचर, मैं तो खुद शिक्षक हूँ, शिक्षक बेईमान हो गया। अब मैं डॉक्टर भी हूँ, अब मैं आजकल बहुत से लोगों का इलाज भी करता हूँ, ठीक है। मैंने आयुर्वेद को काफ़ी समझना सीखना शुरू किया। मुझे दिखाई पड़ रहा है 90% बीमारियों का इलाज आदमी स्वयं कर सकता है। 17 साल हो गए मैंने कोई गोली नहीं खाई है। -20 -30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रहता हूँ। चश्मा था मेरे -6 का, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंसान स्वयं कर सकता है, लेकिन इसके लिए चाहिए क्या? कृषि को, खेती को अपने हाथ में लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। अपना स्वास्थ्य, इसके बारे में हमें खुद सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो मार्केट में जो डॉक्टर बैठे हुए हैं ना, उनको कुछ ही चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं, और वो पश्चिम का सिस्टम है, वो हमारा सिस्टम नहीं है, ठीक है। अभी मैं एक माता जी से मिला 4 दिन पहले, उनके कूबड़ निकला हुआ है ऐसे, ठीक है। तो मैंने उस कूबड़ को 70% 4 दिन में ख़त्म कर दिया। वो बेचारी 80 साल की ऐसे ऐसे चल रही हैं। ये सारी चीज़ें देख करके ऐसा लगता है कि हमें एक फ़ौज तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी वो भैया पूछ रहे थे ना जीवन में करना क्या है। देखो, तुम्हारा शरीर अब जितना बढ़ना था बढ़ गया, अब ये और नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और इंसान को तभी सुख मिलता है जब वो किसी दूसरे इंसान के लिए कुछ करता है। तभी तो इंसान बच्चे पैदा करता है, कि वो किसी और के लिए कुछ करना चाहता है, किसी और को बढ़ता हुआ देखना चाहता है। तो मुख्य काम जो होगा वो शिक्षा पे होगा, वो कृषि पे होगा। तो जो भी लोग खेती कर रहे हैं ना, वो इस जिम्मेदारी से, भाई ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि किसान अन्नदाता है। आप सोचो ना, अगर किसान बनिया हो जाए, अगर किसान ये सोचने लगे कि मुझे क्या उगा करके कितना फ़ायदा मिलेगा, तो वो क्या करेगा? पेस्टिसाइड, खाद वो डालना शुरू करेगा। अच्छा, घूम फिर के वो चीज़ें उसी किसान की थाली में आने वाली हैं। वही शिक्षा का चैलेंज, ठीक है। अध्यापक हमने क्या किया? आज अध्यापक पैसा कमाने के लिए काम करने लगा, ठीक है। पहले ऋषि मुनि होते थे, तो जो भी बच्चे तेज़ होते थे उनको हम पहचान लेते थे, उनको हम ऋषि के पास भेज देते थे। ऐसे सिस्टम, और ये समाज बनाएगा। अब ऋषि कहाँ से पैसा लाएगा? ऋषि को तो समाज ही पालेगा ना। तो जब हम एक बार जिम्मेदारी ले लेंगे कि हम किसान हैं, हम शिक्षक हैं, हम डॉक्टर हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, और ऐसा नहीं है कि हर आदमी को एक्सपर्ट बनना है। अगर किसी आदमी ने, आप देखो गाँव में ना मोच ठीक कर लेते हैं, ठीक है, किसी को और कोई बीमारी के बारे में नॉलेज हो गई। जैसे जैसे हम जिम्मेदारी अपने हाथ में लेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ फलित हो जाएगी। जो आप कह रहे हो ना, जनता सरकार मोर्चा, इसका मतलब ये है हर आदमी ये तय करेगा कि वो समाज में क्या देगा। जैसे मैं पहले शिक्षक था, मुझे लगा कि यार ये डॉक्टरी में बड़ी समस्या है, डॉक्टर नहीं है, लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने धीरे धीरे 6-8 महीने में इस तरफ काम करना शुरू करा, तो बहुत सारी चीज़ें बदलने लगी हैं हमारे आसपास, ठीक है। तो अगर इस जगह बैठे हुए लोग, इस कमरे में बैठे हुए लोग अगर ये तय कर लें कि हम अपनी आपस की समस्याओं को आपस में ही सॉल्व करेंगे, तो मैं बता दूं, आपसे ज़्यादा अमीर कोई हो नहीं सकता। इसी में से टीचर निकल आएंगे, यहीं से डॉक्टर निकलेंगे, यही बच्चे दुनिया के महानतम साइंटिस्ट बनेंगे, ठीक है। क्योंकि टीचर अपना है, वो 24 घंटे ध्यान दे सकता है। डॉक्टर अपना है, जब कुंडी खड़काओगे वो तैयार बैठा है। किसान अपना है, जो मांगोगे वो उगाएगा, जो ज़रूरत है वो उगाएगा, वो नहीं उगाएगा जिसमें पैसा ज़्यादा आता है। अगर आपस में सारे मिल जाओ, ये 3 समस्याएं अगर आपने सॉल्व कर ली, ठीक है। बलारा सर तो बहुत बड़ी चीज़ पे काम कर रहे हैं, मुझे तो 3 ही चीज़ें समझ में आई। अगर खेती, शिक्षा, ठीक है, और स्वास्थ्य, ये 3 चीज़ें पकड़ में आ जाएं तो कौन गरीब है? आप ये बताओ, गरीबी है कहाँ? अगर अध्यापक अपना, टीचर अपना, बच्चा तैयार हुआ, भेज दिया वहाँ आराम से, आपको पता है वो क्या कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। अभी आप स्कूल भेजते हो, आपको पता ही नहीं है अगले महीने बिल कितने का आएगा और बच्चा पढ़ क्या रहा है। और मैं आपको बताऊँ समाज की स्थिति क्या पैदा करी गई, जो कुछ नहीं कर पाता वो अध्यापक बन जा रहा है।
जिसको इंजीनियर बनना था वो डॉक्टर बन गया लालच के चक्कर में। और किसान को तकलीफ ये है कि उसके पास पैसा नहीं है, तो किसान ऐसे ऐसे तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है खेती में कि वो उसकी ही थाली में लौट के आ रहा है। ठीक है, तो अंत में अगर हमें अमीर बनना है, समृद्ध बनना है, तो हमें परिभाषा बदलनी पड़ेगी। ये जो पैसे का खेल रचा गया है ना, इससे सब कमज़ोर हो गए हैं, सबको अपने अपने घर दे दिए गए, अपनी अपनी खंदकें दे दी गई और सब परेशान घूम रहे हैं। अगर इस खेल को हमें तोड़ना है ना, तो इस कमरे में बैठे लोग बस एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो और तैयार हो जाओ। आपस में कोई समस्या हो उसमें मेरा नंबर भी डाल दो, है ना, जो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, और ये बड़ा आसान है, हमने किया है सर, इसको ज़बरदस्त लेवल पे कर रहे हैं। ठीक है, इसमें शामिल हो जाइए, मतलब अपने आप आपकी सारी समस्याएं समृद्धि से जुड़ी हुई सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ना एक कहावत है, जोगी उत्तर पहाड़ों आया करके चरखे दी कूक सुन के। पुराना गाना है, किने किने सुने हैं? जोगी उत्तर पहाड़ों आया चरखे दी कूक सुन के। तो इसका मतलब होता है कि परिवार इतना बड़ा आकर्षण होता है कि जोगियों को भी वापस खींच लेता है। हमारे पुनीत भाई 15 साल जोगी बन के हिमालय के पहाड़ों में अकेले रहते आए, वहाँ से उतर के आए हैं समाज में फिर से, तो हमें इनका जोरदार स्वागत और ताली के साथ करना चाहिए। क्योंकि होने क्या लगा है, हम में से बहुत सारे लोग क्या है, कोई परिवार छोड़ के, कोई घर छोड़ के, कोई गांव छोड़ के, कोई शहर छोड़ के, अब तो लोग क्या है कि देश छोड़ के भी बाहर जा रहे हैं। अब देश का कि लोग विदेश छोड़ के फिर से देश की तरफ या गांव की तरफ आना शुरू हो गए। ये सारा का सारा सर्कल घूमने लगा है। वो इसलिए घूमने लगा है कि अब कोई समस्या देश की या गांव की या देश की या शहर की या प्रदेश की नहीं रह गई है। अब ये जो जिन समस्याओं के साथ हम जूझ रहे हैं, ये सारी दुनिया की हो गई है। इसलिए सारी दुनिया को इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा। इसलिए हमारी ट्रेनिंग में दुनिया का हर टॉपिक आएगा, क्योंकि उसका असर हमारे ऊपर हो रहा है। यूक्रेन युद्ध हो रहा है उसका, क्योंकि कोरोना हमारे यहां पैदा नहीं हुआ और कोरोना हमारे देश में चल के नहीं आया, था कि नहीं था वो भी अलग बात है, परंतु उसका असर, वो था ये भी नहीं पता, वो नहीं था ये भी नहीं पता, परंतु उसका असर हमारी सबकी जिंदगी में हुआ है। राइट, उसी तरह से यूक्रेन कहां है हमको नहीं पता, रशिया क्या है हमको नहीं पता, उनके बीच का संघर्ष क्या है हमको नहीं पता, परंतु उसका असर हमारे बीच में है। तो आज सभी ने टॉपिक लिए हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे हिस्से का भी एक टॉपिक है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। वो रुपया है, वो है कर्ज मुक्ति। कर्ज क्या है, कर्ज क्यों है और कर्ज से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, ये मेरे हिस्से का विषय। तो कितने लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं? अच्छा, कितने लोग खुद इस समस्या में हैं और कितनों के घर में ये समस्या है और कितनों के परिवार में, रिश्तेदारों में और पूरे के पूरे गांव में ये समस्या है? हम तो पूरे भारत वाले हैं, भारत में। अच्छा, हम लोग आज बात करने वाले हैं कि कैसे व्यक्ति, परिवार, समाज, गांव, समाज, देश और पूरी की पूरी दुनिया कैसे अपने प्रयास से कर्ज माफी नहीं, कर्ज